हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओबिलिया में पोषण की बात करेंगे। ओबिलिया शिकार को हाइपोस्टोम में पहुंचते ही क्रमाकुंचन तरंग गति शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ एंडोडर्म की ग्रंथिल सेल श्लेष्मा का स्रावन करने लगती है, जिससे शिकार भोजन चिकना बना रहता है और इन क्रियाओं के पश्चात भोजन जठरवाहिनी गुहा में ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लगता है। क्योंकि इसमें पेशी कोशिकाएं होती हैं, मसल सेल्स इसमें पाई जाती हैं, जो कि लंबी स्तंभाकार एवं सिरे पर कूटपाद बनाने में सक्षम होती हैं। कूटपाद भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करते हैं और कूटपाद का रोल भी इस प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। अतः भोजन गतिशील रहता है, क्योंकि इनके सिरे पर कसाब पाए जाते हैं जो भोजन को लगातार गतिशील बनाने में सहयोग करते हैं। यहाँ भोजन का पाचन जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और इन दो भागों में से प्रथम भाग की बात करें तो पहला है अंतःकोशिकीय पाचन, जिसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्रमाकुंचन की गति द्वारा भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा या पीसा जाता है और इसका मंथन किया जाता है। मंथन मीन्स उसको पीसने का काम किया जाता है, जिससे पचने में वो आसानी हो जाए और इस अर्धपचे भोजन को टुकड़े पोषक पेशी सेल्स के कूटपादों को द्वारा पकड़ करके अंतर्ग्रहित कर लिए जाते हैं, यानी इनहेल कर लिए जाते हैं, अंदर पहुंचा दिए जाते हैं, और खाद्य धानी जो होती हैं, फूड वैक्यूल बन करके भोजन का पाचन प्रोटोप्लाज्मा द्वारा कर लिया जाता है। और यह क्रिया विभिन्न एंजाइम्स द्वारा संपन्न होती है। आप जानते हैं कि बिना एंजाइम्स के भोजन का पाचन संभव नहीं है, और एंजाइम भी होते हैं जो उसको जटिल कार्बनिक पदार्थों से या जटिल पदार्थों से और सरल पदार्थों में उसको तोड़ते हैं। इनको अंतःकोशिकीय पाचन भी कहा जाता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन में पाचन की क्रिया होने के बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर की। एक्स्ट्रा सेलुलर जो पाचन है उसको बाह्य कोशिकीय पाचन भी कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हैं। तो शेष बचे हुए भोजन का पाचन जठरवाहिनी गुहा में हो जाता है। जठरवाहिनी गुहा इम्पोर्टेंट है, जहाँ शेष बचे हुए भोजन का पाचन इसमें हो जाता है, और इसके लिए गैस्ट्रोडर्मिस में उपस्थित ग्रंथिल कोशिका विशेष रूप से जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा क्षारीय प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावण होता है। क्षारीय प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावण होने से ही ये पाचन की क्रिया आगे बढ़ती है, जो भोजन का रासायनिक विघटन कर देती है, यानी कि केमिकल कंपोनेंट में इसको, सरल केमिकल कंपोनेंट में इसको तोड़ने का काम करती है, और इसके द्वारा अन्य ग्रंथिल सेल्स द्वारा भी पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड्स के द्वारा भी ये प्रक्रिया होती है, और जिससे गुहा का माध्यम पहले क्षारीय और फिर एसिडिक हो जाता है, और अंत में फिर क्षारीय हो जाता है। चूँकि ये सेल्स के बाहर होता है, इसलिए इसे हम बाह्य कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। तो दोनों में सेल्स के अंदर और बाहर वाली जो पोजीशन है डाइजेशन की, वो अलग अलग प्रकार से इसमें प्रक्रिया या प्रोसेस इसका पूरा होता है। तो पाचन का काम होने के बाद
फिर हम बात करेंगे अवशोषण और स्वांगीकरण की, कि पचा हुआ भोजन का एब्जॉर्प्शन हो, अवशोषण हो और एसिमिलेशन हो, स्वांगीकरण हो, जिससे पोषक तत्वों का निर्माण होना ज़रूरी होता है। पचा हुआ भोजन पोषक पेशी कोशिकाओं द्वारा विसरण विधि से, डिफ्यूजन विधि से अवशोषित होकर के विभिन्न सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। अलग अलग सेल्स में ये पहुंचता है और इस तरह से अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया में जीवद्रव्य कला द्वारा पोषक पदार्थ शरीर की अन्य कोशिकाओं में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर दोनों ही प्रकारों में अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया में जो हमारी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य कला है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा पोषक पदार्थ शरीर की अन्य जो सेल्स हैं, यानी हर सेल में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। तो आवश्यकता से ज़्यादा अगर भोजन इकट्ठा होता है तो वह बसा बिंदुओं के रूप में इकट्ठा हो जाता है, पेशी कोशिका में इकट्ठा हो जाता है, बसा बिंदुकों के रूप में वो हम इसको स्टोरेज, जंतु है जो स्टोरेज करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये दोनों ही प्रकार से अपने पाचन को अवशोषण और स्वांगीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद पोषण का कार्य पूरा होता है। फिर जब पोषण का कार्य पूरा हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद बहिक्षेपण भी होगा। अनपचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन, वेस्टेज जो पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो विभिन्न प्रकार के रसायन जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और विष के रूप में वो शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे और वो एब्जॉर्प्शन होकर के बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए बहिक्षेपण का कार्य बहुत ज़रूरी होता है। भोजन के बिना पचा हुआ भोजन क्रमाकुंचन की विपरीत गति की क्रिया द्वारा, रिवर्स जो मूवमेंट है उसकी क्रिया द्वारा जठरवाहिनी गुहा से ही होता है। वापस उसी रास्ते से वो जाता है, मुख द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी जिस रास्ते से भोजन लिया था उसी रास्ते से वापस जो है ये बहिक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है। ये कुछ ही एनिमल में ऐसा होता है, बाकी सभी में जनरली एनस के द्वारा ये बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकलता है। और इसमें कुछ विशेष प्रकार से इसमें दिया हुआ है, यानी इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि जिस भाग से भोजन लिया था उसी भाग से मुख द्वारा भोजन बाहर निकाल, बिना पचा हुआ भोजन बाहर बहिक्षेपण का कार्य किया जाता है। अतः पॉलिप का मुख द्वार जो होता है वही गुदा द्वार का काम करता है। ये इसमें एक बात स्पष्ट है कि दोनों ही जो द्वार हैं वो एक ही द्वार दोनों का काम करता है, यानी कि जो माउथ का जो स्लिट्स है वही गुदा का काम करता है, यानी कि बहिक्षेपण का कार्य करता है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इनमें पोषण की क्रिया होने के बाद और अवशोषण और स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण की क्रिया पूर्ण होने पर ही ये पूरा का पूरा पोषण की जो बात करते हैं, ये चरण जो स्टेप हैं वो पूरे तभी पूरे होंगे जब हम अंतिम तौर से इसको जान सकें। यानी कहने का मतलब इनमें कोई विशेष प्रकार का अंग या विशेष प्रकार का पाचन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता, सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल और सरल जीव हैं। तो इनमें लेयर्स के द्वारा ही ये जो कार्य है वो किया जाता है।
जठरवाहिनी गुहा इसमें ज़रूर इसमें होती है, उस गुहा के माध्यम से ये अधिकतर काम किए जाते हैं। तो ये इसमें एक की पॉइंट अपन जान सकते हैं। थैंक यू।